नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स की अगली यूनिट हम लोग के सामने है। काफ़ी डिमांड थी कि करंट अफेयर्स को अपडेट किया जाए, तो करंट अफेयर्स की कई सीरीज में भी डालूंगा जल्दी, ताकि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, खासतौर से दिल्ली में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का डास का संडे को एग्ज़ाम है, तो उसमें करंट अफेयर्स उसको ध्यान में रख के खासतौर से मैंने तैयार किया ये। और वैसे ये सभी भी जो भी अभी परीक्षाएं हो रही हैं, सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। चलिए फटाफट देखते हैं। और ये सभी काफ़ी संभावित क्वेश्चन है, काफ़ी चांसेस है कि आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते रहते हैं, इसीलिए खासतौर से इनको चुना गया है। तो सबसे पहला है स्वच्छ भारत सर्वे। स्वच्छ भारत अभियान पता है आप लोगों को, हर साल शहरी विकास मंत्रालय जो है हमारा है, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वो सर्वे निकालती है इंडिया के सफाई के आधार पे रैंकिंग प्रोवाइड करती है कि कौन सा शहर कितना साफ है और किस शहर को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है सफाई की। तो इस वर्ष की रैंकिंग में इंदौर रैंक 1, एमपी का एक शहर है इंदौर, जिसको कि स्वच्छ भारत सर्वे में पहला स्थान मिला है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले को मिला है। ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसको गया है? इंदौर को गया है, एमपी, और दूसरा गोंडा, उत्तर प्रदेश। क्लियर, सिंपल। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हुआ है जिसने फाइनेंशियल ईयर अपना चेंज कर दिया है, वित्तीय वर्ष अपना चेंज कर दिया है। आपको पता है कि वित्तीय वर्ष क्या होता है? जो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो भी सरकार की होती हैं, एक पर्टिकुलर समय से समय तक होती है। जैसे कि भारत सरकार का अगर देखा जाए तो अप्रैल से लेकर मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, और अमूमन सभी राज्यों में भी यही स्थिति है। तो केंद्र सरकार में भी जिक्र चल रहा था कि फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का, तो ये काम सबसे पहले करने वाला राज्य मध्य प्रदेश हो गया है। अब उन्होंने जनवरी से अपना सेशन शुरू कर दिया, जनवरी से दिसंबर तक रहेगा वो। तो देश का पहला राज्य जिसने फाइनेंशियल ईयर चेंज किया है मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश वैसे ही भी बहुत चर्चा में, आपको पता है मंदसौर जिले में वहाँ पे किसानों का बहुत भीषण आंदोलन हो गया, जिसमें कि गोलीकांड हो गया, आप लोग जानते हैं। तो इस स्टेट को अभी आपको फॉलो करना है ना। वैसे भी मध्य प्रदेश जितनी भी प्रोटीन युक्त चीज़ें हैं उन सब में आगे है, जैसे सोयाबीन, दालों में, चने में, है ना। अब कृषि में काफ़ी वैसे आगे है वो। अगला, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इंडियाज फॉरेन रिजर्व कितना हो गया? अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया, $379 बिलियन। 379 बिलियन डॉलर मतलब कि 379 बिलियन डॉलर का भारतीय मुद्रा कोष तैयार हो गया है। अब तक का सर्वाधिक है, जिसमें 19 बिलियन डॉलर गोल्ड के रूप में है ना। और $1.5 बिलियन हमारा IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास हमारा रिजर्व है। तो किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का भी पैमाना एक प्रकार से होता है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार कैसा है। बिकॉज हम जो भी इंपोर्ट करते हैं उसके लिए पेमेंट हम डॉलर्स में करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है इस वर्ष के लिए, ठीक है। न्यू बेस ईयर फॉर WPI, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो निकालते हैं हम लोग, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, कि इस सप्ताह में थोक मूल्यों में कितनी बढ़ोतरी या कितनी घटोतरी हुई है, कितना दाम बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं, जैसे इन्फ्लेशन में इनपुट मिलता है, उसके लिए एक आधार वर्ष होता है। वो आधार वर्ष अब चेंज करके 2011-12 पे लगा दिया गया है। तो WPI इंडेक्स के आंकड़े जारी करने के लिए 2011-12 के वित्तीय वर्ष को बेस ईयर माना गया है, ठीक है। GDP के नए आंकड़े निकालने के लिए भी अब बेस ईयर यही हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आएगा, ये पक्के क्वेश्चन है जो आने की पूरी उम्मीदें हैं। बेस ईयर पूरी तरह से चेंज किया गया है, रट लीजिए दम। अगली एक स्कीम है संपदा। अब आप जानते हैं कि स्कीम्स का कितना ज्यादा बोलबाला है। अभी हाल ही में UPSC का पेपर हुआ है, 2-2 साल पुरानी स्कीम्स भी उठ के आ गई हैं। स्कीम बेसिकली ये भारतीय कृषि से संबंधित है। संपदा स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर। ये एक्चुअली कहा जाए तो कृषि में बिचौलिएपन को खत्म करने की कोशिश है ये।
किसानों का सामान सीधे रिटेल आउटलेट तक अपने आप पहुंचे, बीच में जो बिचौलिया हिस्सा है वो खत्म हो जाए, एग्रीकल्चर मार्केट में इंक्रीज हो, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसके जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उसमें डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। आपको पता है कि भारत सरकार बहुत महत्वाकांक्षी तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रही है। आप लोगों को पता है कि 2022 तक का टारगेट रखा गया है किसानों की आय को डबल करने का। तो इसके लिए इस स्कीम को माना जा रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकती है, और इसके अंतर्गत भारत सरकार की जो अन्य कृषि संबंधित योजनाएं हैं उनको डाला गया है, जैसे कि वो मेगा फूड पार्क वगैरह जो बन रहे हैं उनका सबका विकसित करना इसी के अंडर में आ जाएगा। मुख्य कार्य क्या है इसका कि कृषि से संबंधित जो भी उद्योग के क्षेत्र हैं, उत्पादन के क्षेत्र हैं, उसमें डेवलपमेंट करना। ठीक है, भारतीय सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है एग्रीकल्चर्स के लिए। क्लियर हो गया? ये मैंने बता दिया आपको कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने का लक्ष्य दिया जा रहा है, क्योंकि कंटिन्यू ये जो एम है ये सस्पिशियस है, दायरे में है, लगता नहीं है कि ये एक बात अचीव हो पाएगी, और सरकार किस तरह से करेगी ये देखने योग्य बात होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 तक किसानों की आय को डबल करने का। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष 2016-17 इस वर्ष में बहुत बम्पर फसल होने का अग्रिम अनुमान लगाया गया था, और वो बम्पर फसल लगभग जो फाइनल आंकड़ा लगभग कितना होगा उसके आंकड़े जारी किए गए हैं कि इस पिछले वित्तीय वर्ष में जो फसल अनुमानित है पिछली मुकाबले काफी बढ़ेगी। तो कितना बढ़ के आ रही है, कितना उसका नया फिगर है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो टोटल फूड ग्रेन्स हैं, खाद्यान्न, जो ऐसे क्रॉप्स जो कि खाने में जो प्रयोग लाया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इस टाइप का, इसका प्रोडक्शन कितना हुआ इंडिया में? 273 मिलियन टन, ये अब तक का सर्वाधिक है। इससे पहले 253 था, 256 के आसपास था। इस वर्ष काफी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ा है, और इसके लिए पिछले वर्ष का मानसून भी अच्छा मानसून मिला, जिम्मेदार है। ऑयल सीड्स नहीं कि ये पल्सेस, ऑयल सीड्स नहीं बोलेंगे, पल्सेस बोल देंगे इसको। पल्सेस का भी प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ा है। पल्सेस हमारी जो 16 मिलियन टन पे रुकी हुई थी वो चली गई हैं 19.7 मिलियन टन पे। तो निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और आपको पता है कि पल्सेस में इंडिया दुनिया में सबसे ऊपर है प्रोडक्शन करने में, लेकिन कंज्यूमर भी उतना ही बढ़ा है, इसीलिए समस्या आती है। आपको पता है पिछले वर्ष स्कार्सिटी हो गई थी पल्सेस की, खास तौर से, जो कि इंडिया को इंपोर्ट करनी पड़ी थी पल्सेस मोजाम्बिक से। ठीक है, तो इंडिया वैसे भी पल्सेस में सबसे ऊपर है, और टोटल फूड ग्रेन्स इतना हो रहा है 273 मिलियन टन, पल्सेस 19.7 मिलियन टन। जो हमारे देश में सर्वाधिक फूड ग्रेन कौन सा होता है? चावल होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र पे बोया भी जाता है वो। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स आपको करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते भी तैयार रखने होंगे। अगला, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की अभी बैठक हुई है। भारत की और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की मीट कहाँ हुई है? गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ हुई है? गुजरात के गांधीनगर। वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। इसके बाद मैंने कुछ रैंकिंग्स बनाई है। रैंकिंग पे से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित ही आता है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें रैंकिंग नहीं आ रही है। आपको पता है कि विश्व की अलग अलग संस्थाएं अपनी रैंकिंग निकालती हैं, और उसके आधार पर किसी भी राष्ट्र की स्थिति नापी जाती है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग। वो इंडेक्स चाहे करप्शन का हो सकता है, वो इंडेक्स चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, वो इंडेक्स चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट का हो सकता है। इससे उस राष्ट्र की स्थिति का पता लगता है कि इस क्षेत्र में ये राष्ट्र कहाँ पे खड़ा है। तो भी कुछ इंडेक्स के आंकड़े मैंने जुटाए हैं, बाकी आंकड़े अगली सीरीज में तुरंत मिलेंगे आपको। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र, है ना। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 143वें नंबर पे है, 143 पे। निश्चित ही रूप से ये आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है। पिछली बार ये 123वें नंबर पे था, फिर गिरावट हुई है, और 143वें पे हम पहुंच गए हैं। और सबसे ऊपर हांगकांग है, मतलब कि आर्थिक रूप से आज़ादी हांगकांग में सर्वाधिक है, भारत में बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी देशों में भी भारत की स्थिति सबसे खराब है। ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इंडिया 143, टॉपर हांगकांग, काम खत्म। ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स इंडिया 92,
आपको सिर्फ इतना ही रटना है, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, उसको अगर मगअप करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जिसे थोड़ा पढ़ना पड़ता है और कुछ के सिर्फ नंबर याद रखने पड़ते हैं। तो ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में इंडिया 92 नंबर पे, 92 नंबर पे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IIPR इंडेक्स, ये हाल ही में 2012 में शुरू किया जाने वाला एक इंडेक्स है, जो कि ध्यान में रख के बनाया जाता है कि किस देश के लोगों द्वारा कितने पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया, कितनी नई रिसर्चेस की गई हैं, उसके ऊपर ये इंडेक्स तैयार होता है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग 43 है। ये सिर्फ 45 देशों के बीच में हुआ की रैंकिंग है, जिसमें इंडिया 43 है। बहुत खराब रैंकिंग कही जाएगी। और यूएसए आपका जा रहा है रैंक 1 पे। इट मीन्स यूएसए रिसर्च पेटेंट्स में सबसे आगे है और भारत की अभी स्थिति इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ने इम्प्रूव किया है लास्ट ईयर से, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाने वाली एक रैंकिंग है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाने वाली रैंकिंग है, जिसमें एनर्जी के क्षेत्र में क्या परफॉर्मेंस है किसी देश की, उसके बारे में बात की जाती है। और यह भारत को 87वां स्थान देते हैं, 87th रैंक पे है इंडिया एनर्जी आर्किटेक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जिसमें पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड। इसके लिए, इसको नापने के लिए कई अलग अलग इंडेक्स, कई अलग अलग चरणों को देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे जिसको हम रैंकिंग दे रहे हैं, वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा हो रहा है, वहाँ एनर्जी कितनी अवेलेबल है इंडिविजुअल के पास, और उनके एनवायरनमेंट से को कैसे संभाल रहे हैं वो, एनर्जी जनरेशन के दौरान एनवायरनमेंट को कितनी समस्या हो रही है या कितना ध्यान रखा जा रहा है, उसको भी ध्यान में रख के ये इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, भारत तो वैसे ही वेस्टर्न कंट्री में बदनाम है कि भारत एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेता है, जबकि भारत ने इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा लिए हैं और प्रतिबद्धता हमेशा दर्शाई है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कभी कभी आ जाता है ये भी कि किस संस्था के द्वारा ये चीज़ें, ये इंडेक्स जारी होते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया 87, स्विट्जरलैंड रैंक 1 एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स में। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रेस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता के इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 136वीं है, बिल्कुल अच्छी रैंकिंग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की बहुत संभावना है। इंडिया की रैंकिंग 136 सिर्फ इंडिया की रखी है और कुछ नहीं करना। इंडिया रैंक 136 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, कि प्रेस को कितनी आजादी मिलती है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स, और ये बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये इंडेक्स जरूर आएगा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर देखा जाए तो विश्व का एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जो कि पूरे उस देश के विकास की स्थिति को नापता है। और इसको नापने के बहुत अलग अलग क्राइटेरिया, बहुत ही ज्यादा विस्तृत क्राइटेरिया हैं, और इस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह आंकड़ा तैयार किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग 131 है, जो कि किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं कही जा सकती। पिछले वर्ष से 130 पे था, तो इस वर्ष 131 पे आया है, इसका मतलब एक पायदान नीचे ही उतरे हैं। रैंक 1 पे नॉर्वे है। रैंक 1 पे कौन है? नॉर्वे। अर्थात नॉर्वे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक, इसको किस स्तर पे नापा जाता है? किस देश की जीवन प्रत्याशा अच्छी है, किस देश में शिक्षा का स्तर अच्छा है, किस देश में लोगों को बेसिक एमिनिटीज हैं, किस देश में नागरिकों के मूल्यों का विकास हो रहा है। सिंपल, जिस देश में नागरिकों का विकास ज्यादा अच्छा है उस देश की रैंकिंग ज्यादा अच्छी है। पर कैपिटल इनकम, व्यक्ति कितना कमा रहा है, उसका जीवन कितना लंबा है, उसके कितनी सुविधाएं मिल रही है, ये सब मैटर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। करप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार सूचकांक, भारत 79 पे, इंडिया की रैंकिंग 79th। मोस्ट नॉन करप्ट, मतलब जो बिल्कुल सबसे शरीफ देश है ना, बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं है, डेनमार्क रैंक 1। कौन है? डेनमार्क। सबसे नॉन करप्ट नेशन में रैंक 1 है डेनमार्क। और मोस्ट करप्ट, जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो है सोमालिया। सोमालिया पता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का एक देश, हाईली अनस्टेबल, सिविल वॉर से गुजर रहा है, बिल्कुल भी वहां गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है। तो मोस्ट करप्ट सेंटर है वो। मोस्ट नॉन करप्ट सेंटर डेनमार्क, और इंडिया लाइज इन एट
79th पोजीशन। तो ये छोटा सा वीडियो था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स की अगली सीरीज जल्दी ही आजकल में मैं फिर अपलोड कर दूंगा। इनको नोट करके इनको रट जाइए आप लोग और ज़्यादा इसको ये लगा लीजिए कि इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं गारंटी के साथ, जो भी पेपर आप देने जा रहे हैं। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।